हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना पर प्रस्तावना की बात करेंगे कि हमने प्रस्तावना कैसे अपनाई और हमारी प्रस्तावना में क्या क्या शामिल किया गया है। उससे पहले जो हमने पहले की क्लास में पढ़ा था कि हमने संविधान के स्रोत जो कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश से लिए हैं, उस पर थोड़ा सा एक क्विक सा रिकेप कर लेते हैं। हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से काफी सारे स्रोत लिए हैं, जिसके अंदर परिसंघीय ढांचा, द्विसदनीय व्यवस्था, केग और ऐसे करके 10-11 स्रोत हमने वहां से भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, जिसमें से 2/3 भाग या आप कह सकते हैं कि 250 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में शामिल किए हैं। उसके बाद में ब्रिटेन से, उसके बाद अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो शामिल किए हैं। रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी अलग अलग देशों से हमने संविधान संविधान से हमारे कई सारे भाग जोड़े गए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको प्रस्तावना के बारे में बताऊंगी कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है और उनका क्या मतलब होता है। हम भारत के लोग, ये पहली लाइन हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता जनता में ही निहित होती है। संप्रभुता, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होगा कि हम हमारे आंतरिक या बाह्य जो भी फैसले होंगे, भारत स्वयं की मर्जी से उसके लिए क्या सही है भारत राज्य के लिए और क्या गलत है, वह अपने फैसले स्वयं लेगा। किसी की बंदिश में आकर वह यह निर्णय नहीं लेगा कि उसे क्या फैसला करना चाहिए। आंतरिक मामले जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी फैसले होंगे, ये आंतरिक मामले होंगे। और बाह्य मामले जिसमें संधि या समझौते या फिर विदेशी व्यापार किससे किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये सभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में आता है। समाजवादी, समाजवादी, हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में रहते हुए हमें किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, कौन सी भावना के साथ रहना चाहिए। सम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ समाजवाद का एक अहम रोल होता है। एक समाज, अच्छा समाज वही बन पाता है जिसमें लोग प्यार से और बंधुता से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होगा कि किसी भी धर्म को, भारत राज्य किसी एक धर्म को पर्टिकुलर किसी एक धर्म को आगे बढ़ावा नहीं देगी। वह सभी धर्मों को साथ में आगे बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, दो तरह का लोकतंत्र होता है, जिसमें एक मार्क्सवादी लोकतंत्र है और एक समाजवादी लोकतंत्र। मार्क्सवादी लोकतंत्र जिसके अंदर हिंसा या फिर आप कह सकते हैं कि लड़ाई दंगे करके अपने संसाधनों को पाया जाता है। और समाजवादी, जिसे हम नेहरू या गांधी का लोकतंत्र भी कहते हैं, उसके अंदर लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होगा जिसमें सभी लोग मिलकर अपने संसाधनों का उसी तरह प्रयोग करेंगे। समाज में जो संसाधन मौजूद होंगे उनका भाईचारे से या फिर मेल मिलाप करके सभी की रजामंदी से या खुश होकर उसको पाने का या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य होगा जिसमें कोई भी पद वंशानुगत या फिर आप कह सकते हैं कि मनोनयन नहीं किया जाएगा। इसमें गणराज्य में निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी राज्य में या फिर राज्य प्रमुख होगा वो निर्वाचित किया जाएगा। गणराज्य का यही एक अहम बात होती है कि गणराज्य में कोई भी पद वंशानुगत ना होकर उसमें गणरा गणराज्य में
निर्वाचित किया जाएगा, जनता के द्वारा फैसला लिया जाएगा। हमारे संविधान में या प्रस्तावना में न्याय 3 तरीके के न्याय की बात करी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, समाज में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई राजनेता हो या नॉर्मल जैसे हमारी तरह अपनी तरह जिंदगी जीने वाला व्यक्ति हो, उन सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक, चाहे कोई पैसे वाला हो या फिर कमजोर हो, उसे दोनों को एक तरीके का न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो उसे उसके हिसाब से न्याय दिया जाएगा। विधि सभी के लिए समान न्याय करेगी। राजनीतिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता। हमारे संविधान में 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें विचार, कुछ भी बोलने, कहने, सुनने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आप अपने भाव किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपके मन में या आपके विचार क्या हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास, धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं या फिर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं लगाई जा सकेगी, या फिर आपको किसी भी धर्म को उसका फैलाने में या फिर उसका प्रचार प्रसार करने में आपकी कोई रोक टोक आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। आप स्वतंत्र होकर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म की उपासना या फिर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। समता, प्रतिष्ठा और अवसर। समता होती है कि सभी को समान रूप से रखना। ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठा के अनुसार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अलग से ट्रीट किया जा रहा है या फिर किसी नॉर्मल इंसान को अलग से ट्रीट किया जा रहा है। संविधान में प्रस्तावना में ये बात क्लियर करी गई है कि व्यक्ति सभी जो प्रतिष्ठित है और अवसर प्राप्त है उनको समान न्याय या समता से रखा जाएगा। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। सबसे अहम बात है कि राष्ट्र की अखंडता या एकता को अटूट रखा जाएगा। कोई भी बाह्य व्यक्ति या फिर अंदर से कोई भी व्यक्ति होगा वो राष्ट्र की एकता व अखंडता को नुकसान न पहुंचाए, इसका ध्यान रखा जाए। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति गरिमा का मतलब है उसकी पर्सनल इमेज को कोई भी ठेस ना पहुंचाए या किसी भी तरीके से उसे अमानवीय या आप कह सकते हैं कि उसे नीचा न दिखाया जाए, ये बंधुता में रखा गया है। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवती 2006 विक्रम। ये इसे प्रस्तावना को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को 2006 विक्रमी संवत को अपनाया गया। ये वही प्रस्तावना है जिसे उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मार्गदर्शिका कहा गया था। संविधान को मार्गदर्शिका भी कहा जाता है। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का दर्शन कहा गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अंगीकृत, अधिनियमित और स्वयं के लोगों को, भारत के लोगों को आत्मार्पित किया गया था। दो बड़े बहुत ही अच्छे केस हुए थे, जिसमें सबसे पहले 1960 का बेरुवाड़ी वाद आता है, उसके बाद में केशवानंद भारती केस आता है। उस इसमें प्रस्तावना के बारे में ये कहा गया कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग होगी या फिर उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। संविधान का भाग है तो इसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं या फिर किसी चीज को जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है। ये इन दोनों केस के बाद में ही जो निर्णय सामने आए, या जो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इन दोनों केस
को जानने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बेरुवाड़ीवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसे आर्टिकल 13 में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं रहेगी। केशवानंद भारती जो 1973 में ये सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 11 जजों की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय जो बेरुवाड़ी बाद में दिया था, इसको उल्ट पलट दिया और प्रस्तावना के लिए कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं होगी। जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद प्रभावी रहते हैं, लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है, उस तरह प्रस्तावना संविधान का भाग तो होगी, लेकिन आर्टिकल की तरह प्रभावी नहीं मानी जाएगी। न तो ये संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। इसका क्या मतलब हुआ? संविधान जो प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना से संसद को अलग से कोई ना तो शक्ति मिलेगी और ना ही संसद उसमें कोई अलग से काट छाट कर सकती है, या आप कह सकते हैं कोई शब्द हटा सकती है। सिर्फ ये होगा कि संशोधन के माध्यम से आप, अगर उसमें ये लगता है कि किसी चीज की कमी है, तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी, इसे लागू करवाना पड़ेगा संसद की तरफ से, इसे लागू करवाना पड़ेगा। इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। इससे संविधान का बुनियादी ढांचा काम ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना का ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं या शामिल करना चाहते हैं, तो संशोधन कीजिए और बाद में उन चीजों को ऐड कीजिए, या फिर समाज या देश के लिए जो सही हो, उन चीजों को शामिल करने की बात कही गई। हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनसे यह आप कह सकते हैं कि गलती हो गई, या फिर उन्होंने ये शब्द शामिल नहीं किए थे, जिसके बाद में केशवानंद भारतीवाद के बाद इन तीनों शब्दों को शामिल किया गया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, भारत किसी एक धर्म या एक धर्म को नहीं मानेगा, उसके लिए सभी धर्म बराबर रहेंगे। अखंडता, अखंडता, भारत एक देश है, इसकी अखंडता पर कोई आंच ना आए, सभी व्यक्ति मिलकर रहे भाईचारे की भावना से। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये याद रखने की बात है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें तीनों शब्द शामिल किए गए थे। ये प्रस्तावना न तो संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। प्रस्तावना की आलोचना, जैसा कि आप शुरू से ही देख रहे हैं कि हमने काफी सारे संविधान के जो भाग है वो काफी देशों से उधार लिए हैं, या आप कह सकते हैं कि काफी रीडिंग करने के बाद में, उनका काफी अध्ययन करने के बाद में प्रारूप समिति ने 60 देशों का अध्ययन करके हमारे जो संविधान में बातें ऐड करी है, बातें संविधान को बनाया है, कौन सा प्रारूप तैयार किया है, वो 60 देशों के संविधान से मिलता जुलता है, या फिर उन्हीं को देखकर तैयार की गई है। उसी के बाद में प्रस्तावना के बारे में भी ये बात कही गई कि प्रस्तावना भी नकल करी गई है। उसकी पहली पंक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है और उसका जो पूरा
प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पहली पंक्ति जो मैंने आपको बताया, हम भारत के लोग संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, ये वाली अमेरिका से ली गई है। और जो इसका प्रारूप है, न्याय, समानता, बंधुता, अवसर, ये सब ऑस्ट्रेलिया से, पूरा प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें समाजवाद शब्द का अर्थ यह नहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि 1991 से पहले हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे। 1956 में जो ये आप कह सकते हैं कि हमारा देश उस समय बहुत गरीबी और काफी पिछड़ा हुआ था और काफी गरीब देश था, तो समाज के, देश के उत्थान के लिए या फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना पड़ा। 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये नीतियां अपनाई गई, जिसके बाद में समाजवाद शब्द को भी उसी के बाद जोड़ा गया। उसी के बाद से समाजवाद शब्द को स्पष्ट किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य मान्यता के अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, बल्कि हम सर्वधर्म समभाव है। पंथ निरपेक्ष होगा कि किसी भी धर्म को न मानना, लेकिन हमारी पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव दिया जाना चाहिए। प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आलोचना होगी प्रस्तावना के बारे में। ये अनुच्छेदों में तो काट छाट करके या उनका संशोधन करके उनको सही किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना जो बनाई जा चुकी है उसमें किसी तरीके की कोई काट छाट नहीं करी जा सकती, या फिर आप कह सकते हैं कि उसे जो तरीका बना दिया गया है, जो प्रारूप पेश कर दिया गया, उसे उसी तरीके से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप ये हमारी पीपीटी या फिर आप हमारे नोट्स एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ आपको राजस्थान जीके मिलेगा और हमारी काफ़ी अच्छी फैकल्टी के टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।